राइट तो अब हम इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स है जो हमें शायद कोर्स में काम आए, शायद ना भी आए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको सब बंदों को, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं लोन बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में, कि क्यों बिजनेस एक्सपेंशन होती है, कैसे होती है, लोन्स के बारे में, सेलिंग स्टेक के बारे में, बॉन्ड्स, आईपीओज, गेम ऑफ इंटरेस्ट रेट, सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट बेनिफिट्स। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर रखी है, मैं इस पर जा रहा हूँ। तो कोई भी कंपनी है, चाहे छोटी सी छोटी कंपनी है, बड़ी सी बड़ी कंपनी, हर बिजनेस ओनर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। हर बिजनेस ओनर चाहता है कि जो मेरा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो। अब जैसे मान लो एक छोले भटूरे की दुकान है, वो बंदा छोले भटूरे बना रहा है, उसका नाम बन गया है मार्केट में, उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, उसका बहुत अर्निंग हो रही है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि भाई एक दुकान तो है, अब क्योंकि मेरा नाम बन गया है तो एक और दुकान भी खोल लेता हूँ। मैं एक और दुकान खोलूंगा तो वहां पे भी लोग आएंगे, वहां पे भी प्रॉफिट होगा, और वो भी दुकान भरी रहेगी। अगर ये वाली दुकान भरी रहती है तो वो वाली दुकान भी भर जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये क्या है, एक शॉप से वो कह रहा है कि मैं 2 शॉप्स पे जाना चाहता हूँ, एक शॉप से वो कह रहा है मैं 2 शॉप्स पे जाना चाहता हूँ। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। या तो अपने घर से पैसा ले ले, अपनी ही कंपनी में से जो उसकी अर्निंग हो रही है तो उसमें से पैसा निकाल सकता है वो। कि जो मान लो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मान लो मैंने अर्निंग करी, मैं उसी से लगा रहा हूँ, लेकिन मान लो कोई कहता है कि ये अर्निंग तो मैं घर पे ले आऊँ, ये वापस नहीं डालनी मैंने, अब मैं बाहर से पैसा उठाऊंगा। तो वो कहता है कि अब मैं लोन ले लूँ। अब छोले भटूरे नहीं, अब हम एक कंपनी पे आ गए। छोले भटूरे वालों की कंपनी नहीं आती है जनरली, बट अब हम एक प्रॉपर कंपनी पे आ गए। छोले भटूरे का जस्ट एक एग्जांपल था, अब हम प्रॉपर कंपनी पे आ गए। तो एक कंपनी है जो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, तो क्या करेगी? या तो लोन लेगी। लोन किससे ले सकती है? लोन ले लेगी बैंक से। अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए लोन ले लेगी बैंक से, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए कंपनी को? पैसा। सारी कंपनियों को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो कंपनी क्या करती है? लोन लेती है। लोन कैसे? या तो बैंक से ले लेगी या फिर किसी बॉन्ड के थ्रू। याद करो, बात करी थी कि बैंक के थ्रू जाएंगे लेंगे तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, बॉन्ड के थ्रू उठा लेंगे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा। लेकिन बॉन्ड के थ्रू उन्हीं को मिलता है जिनका थोड़ा नाम होता है, रेपुटेशन होती है, कुछ टर्नओवर वगैरह होता है और ट्रस्ट होता है, तो उन्हीं को ही बॉन्ड के थ्रू पैसे मिलते हैं। तो ये हमें समझ आई कि हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। पैसे वो या तो लोन से उठाता है या फिर स्टेक सेल करके उठाता है। स्टेक कैसे सेल करने का मतलब क्या हुआ? स्टेक सेल करने का मतलब हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ओके मनी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% स्टेक है, ठीक है। तो मैं 70% कहता हूँ कि मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं कहता हूँ 70% मैं अपने पास ही रखूंगा, बाकी 30% मैं सेल कर दूंगा, बाकी 30% सेल कर दूंगा पैसे उठाने के लिए। किस लिए? पैसे उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए। मैं लोन नहीं लेना चाहता, अभी बताऊंगा क्यों लोन लेना या फिर बॉन्ड सेल करने में क्या फर्क होता है। तो अब मैं क्या जाऊंगा? तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, किसी बड़े आदमी के पास जिसके पास बहुत पैसा है, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी ऐसे बंदे को पैसे दूंगा। जैसे ओला वालों ने, आपने कभी ओला का शेयर नहीं देखा है ना? ओला का शेयर होता है, ओला का शेयर खरीदा, आज मैंने जोमेटो का शेयर खरीदा या बाईजूस का शेयर खरीदा, ऐसे इनके भी शेयर नहीं है। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, या तो एक या मल्टीपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अपना स्टेक बेचते हैं, चाहे ओला हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसी कंपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। या मैं क्या बोलूंगा कि मैं वैसे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करूंगा, आईपीओ लेके आऊंगा। वैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए, आईपीओ लेके आने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, सेबी की परमिशन होनी चाहिए, तभी आप लेके आ सकते हो। तो मान लो मैं वो कंडीशंस भी मैच करता हूँ, तो मैं अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आऊंगा। मिनिमम 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होता है मेरे ख्याल से, और प्रॉफिट भी से मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करूंगा तो जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी मेरी कंपनी का जो स्टॉक है, शेयर है, खरीद सकता है। यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स है जिनको मैं अपना स्टेक बेच रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरा स्टॉक खरीद सकता है। तो अब क्या होती है, अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट में है या मेरी कंपनी लॉस में, मेरी कंपनी प्रॉफिट में है या मेरी कंपनी लॉस में। अब मान लो मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, और मैंने क्या किया था? अब मैंने क्या किया हुआ था? लोन लिया हुआ था बैंक से। मैंने लोन लिया हुआ था बैंक से, तो मेरे को बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कंपनी को क्या, लोन को, बैंक को क्या देना है? सिर्फ लोन का इंटरेस्ट वापस करना है। बैंक को क्या करना है? सिर्फ लोन का इंटरेस्ट वापस करना है। लेकिन मान लो अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ था? अपना स्टेक सेल किया हुआ था। मान लो या तो आईपीओ में किया हुआ था, या किसी इंडिविजुअल वाले को भी किया हुआ था, मैंने अपना स्टेक सेल किया हुआ था। तो इसमें क्या होगा? मुझे अपनी प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर को प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई अगर हमारा प्रॉफिटेबल है कंपनी, ये है प्रॉफिटेबल कंपनी। अगर प्रॉफिटेबल है कंपनी तो हमें ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? लोन लेना। पर हमें तो पता ही नहीं था प्रॉफिटेबल होगी नहीं होगी, तो हमने अभी कुछ मतलब इतना आइडिया नहीं था, तो हमने क्या किया था? लोन लिया था। अगर हमने लोन लिया होता तो हमारे लिए ज्यादा फायदा था, क्योंकि हमें सिर्फ लोन का इंटरेस्ट है वो वापस करना पड़ता, लोन वापस करना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है और अगर हमने गलती से स्टेक दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता? अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता अपने, जिसको भी हमने स्टेक दिया, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। अब मान लो कंपनी क्या लॉस में है, कंपनी लॉस में है और हमने बैंक से लोन लिया हुआ है,
तो अब बैंक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक कहता है मेरे को अपना इंटरेस्ट प्लस जो तुमने प्रिंसिपल लिया है मेरे को वापस चाहिए ही चाहिए, तुम लॉस में हो तुम प्रॉफिट में हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैंक को तो देना पड़ता। तो इसमें भी क्या हो जाती है, इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मान लो अगर आपने स्टेक सेल किया होता, आपने स्टेक सेल किया होता और आप लॉस में होते, आप लॉस में हो और आपने क्या किया होता, स्टेक सेल किया होता, चाहे आपने शेयर होल्डर्स को किया होता, चाहे आपने शेयर्स के थ्रू किया होता, या आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किया होता, किसी को भी किया होता आपने। लेकिन आपका अगर आप लॉस में हो और आपने स्टेक सेल किया हुआ या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या फिर जिनको अपने शेयर बेचे हुए, तो इसमें क्या होता है, लॉस में भी शेयरिंग हो जाती। तो यहाँ हमें इतनी दिक्कत शायद ना होती, यहाँ हमें इतनी दिक्कत ना होती। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, क्योंकि हम लॉस में हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लॉस में हो प्रॉफिट में, बोलेगा मेरे को तो अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दो। और यहाँ पे भी बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे लॉस में हो आप प्रॉफिट में हो, क्या बोलेगा, मुझे अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब ये होता है, अलग अलग एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जो अपने स्टेक्स को सेल कर रहे हैं, तो ये सोच के सेल करते हैं कि हमें किसी को सेल करना है स्टेक, या हमें लोन लेना है, या हमें बॉन्ड से पैसे उठाने हैं। लेकिन हमें इतना इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया था। फिर अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट और बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट मतलब लोन्स पे इंटरेस्ट रेट जो है। अब मान लो आरबीआई चेंज करती है, आरबीआई सब कुछ खेलती है इसमें गेम, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करना। मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, मतलब लोन्स को बढ़ा दिया, लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब बिजनेस एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोन महंगा मिलेगा तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, यार इतना महंगा लोन मिल रहा है, मान लो 10% का लोन मिल रहा है, तो मेरे बिजनेस का रिटर्न कम से कम 12-13% तो होना ही चाहिए कि 2-3% एक्स्ट्रा कमाऊंगा, 2-3% एक्स्ट्रा कमाऊंगा तभी तो इसको वापस करूंगा। तो मिनिमम इतना तो सोच के चलेगा एंटरप्रेन्योर जो भी करेगा, कि अगर 2-3% एक्स्ट्रा वो ना कमाए तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो ये है हायर इंटरेस्ट रेट में, तो मतलब अगर लोन बढ़ा दिया, लोन का रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिजनेसमैन कम लोन लेगा। अब मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, मान लो 8% कर दिया, तो बिजनेसमैन के लिए लोन लेना ईजी है। क्यों? वो लोन ले लेगा, बोलेगा, कहेगा कि अगर सिर्फ 10% भी कमा लिया तो भी 2% मेरा हो जाएगा, क्योंकि 8% बैंक को दे दूंगा और 2% तो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन करना कम रिस्की है, इजी है, तो यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन होती है। तो मतलब इजी भाषा में मैं कह रहा हूं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन करना मुश्किल हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन करना आसान हो जाता है। तो अब होता क्या है, अब जब मान लो कि मार्केट या इकोनॉमी हमारी बहुत टॉप पे चल रही है, बहुत हाई चल रही है, मतलब इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी, यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रखी है, यहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, जीडीपी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा कुछ सालों में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ आके क्या करेगी, लोन्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे इंक्रीज करेगी, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि बिजनेस एक्सपेंशन थोड़ी सी स्लो हो जाए। क्यों चाहती है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई ऐसा नहीं चाहती कि बिल्कुल ऊपर जाती रहे, एक बहुत बड़ा बूम आएगा और फिर ये बिल्कुल बर्स्ट हो जाएगा। तो आरबीआई चाहती है कि बिल्कुल ऐसे स्टेबल ग्रोथ हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे, और हम ऊपर जाते रहे जनरली। लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और आरबीआई ने कंट्रोल नहीं किया, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गए और यहाँ पे भी आरबीआई ने कंट्रोल नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी, और एक्सपेंशन जब होगी उसके बाद जब बर्स्ट आएगा तो बहुत लोगों की जॉब चली जाएंगी, बहुत बिजनेसेस को प्रॉब्लम आएगी। या जब मान लो यहाँ हम नीचे आ गए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब्स वगैरह जा रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी। आरबीआई करेगी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी, इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगी तो लोन लेना आसान, बिजनेस करना आसान, आप लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए गाड़ियां लेना आसान, फोन लेना आसान, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ना, तो लोन सस्ते हो गए हैं। लोन सस्ते हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कार ले सकते हैं लोन पे, कम ईएमआई देनी पड़ेगी। हम घर ले सकते हैं, कम ईएमआई देनी पड़ेगी। हम कोई भी चीज और खरीद सकते हैं जिसपे हमें ईएमआई क्या देनी पड़ेगी, ओवरऑल कम। तो जब भी लोन होगा सस्ता, जब भी लोन होगा सस्ता, तो बिजनेसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ बड़ा होगा। लेकिन जब ये बढ़ के बहुत बड़ा स्टेज पे पहुंच जाएगा, बहुत बड़ा बबल बन जाएगा, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, मतलब आरबीआई चाहती नहीं इतना बड़ा बबल बने, आरबीआई उससे पहले इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर देगी कि जो बिजनेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाए, जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो स्लो डाउन हो जाए और बिजनेसेस ओवरऑल रिड्यूस हो जाए, और हमारी जो ग्रोथ हो वो स्टेबल हो, मतलब बहुत ऊपर भी नहीं चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं चाहिए। आरबीआई को स्टेबल ग्रोथ चाहिए कि धीरे 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 करके हम ऊपर चले जाए। तो ये इंटरेस्ट रेट्स का जो गेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए, और आरबीआई इसको ऊपर नीचे करती है एक स्टेबल ग्रोथ के लिए। तो अब हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। बहुत जरूरी है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको तो शायद पता होगा। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया, डरने की जरूरत नहीं है जिनको ग्राफ ग्रुप पसंद नहीं है, ये ग्राफ बनाया, इसमें प्राइस है। ये क्या है, प्राइस, कोई भी चीज है, बिस्किट हो गया, चॉकलेट होगी, कोई भी चीज है। अभी मैं मास्क का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे कोई भी चीज ले सकते हो। ये जो है ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो जब हम इधर जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है कि क्या क्वांटिटी में हम सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो 2 मास्क आप खरीद रहे हो, तो ये 2 क्या है, क्वांटिटी है। आप मान लो 10 रुपए का मास्क खरीद रहे हो, तो 10 रुपए क्या है, प्राइस है।
तो इस तरफ जब हम जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इस तरफ जब हम जाएंगे ऊपर जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो अब मैं क्या हूं, मैं सप्लायर हूं। मैं क्या हूं, मैं सप्लायर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं जो मास्क बनाता है। एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि मैं सप्लायर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं जो कि मास्क बनाता है। तो अब होता क्या है, मैं देखता हूं कि मास्क में बना रहा था, नॉर्मल सेल चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था और 30 रुपए के मास्क बिक रहे थे। और अब कोरोना आया और कोरोना ने मास्क की डिमांड इतनी बढ़ा दी, सारे लोगों को मास्क चाहिए और लोगों ने मास्क 150, 200 रुपए के बेचने शुरू कर दिए। तो जो चीज मैं 30 रुपए की बेच रहा था वो 300 रुपए की बिक रही है, जो चीज मैं 30 रुपए की बेच रहा था वो 300 की बिक रही है। तो अब आप खुद बताओ इस टाइम पे मैं क्या चाहूंगा कि जो मैं क्वांटिटी सेल करता हूं वो मैं बढ़ाऊं या वो मैं घटाऊं। मतलब जब जो चीज मैं 30 रुपए की बेचता था अब वो चीज 300 रुपए की हो गई है, तो अब इस टाइम पे मैं जो क्वांटिटी है उसकी मास्क की मैं उसको बढ़ाऊं, मतलब जो मैं बेचता था वो मैं बढ़ाऊं या मैं उसे कम करूं। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे बढ़ाना। उसको क्यों बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जब प्राइस 30 रुपए था तो मैं जो क्वांटिटी देता था उसमें मेरे को प्रॉफिट होता था। अब प्राइस 300 हो गया, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सप्लायर क्या चाहता है हमेशा कि जो चीज वो बेच रहा है उसका प्राइस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और एज अ बायर, मान लो कि आप बायर हो तो आप चाहते हो कि जो आप मास्क खरीदते थे, मान लो चलो इसमें मास्क का एग्जांपल नहीं लेते, इसमें हम कोई किसी और चीज का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसमें हम ले लेते हैं हम किसी सीमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सीमेंट का। तो सीमेंट का रेट मान लो जब 1000 रुपए था, मेरे को पता नहीं क्या आइडिया है सीमेंट का रेट का, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ 1000 रुपीज था सीमेंट का रेट 10 kg का। तो 10 kg सीमेंट का रेट 1000 रुपीज था। अब सीमेंट का रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सीमेंट का रेट 1000 से कितना हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1800 हो गया 10 kg। तो आप क्या बोलोगे, आप अपनी डिमांड शायद थोड़ी सी कम कर लोगे, डिमांड आप कम कर लोगे अपनी। लेकिन मान लो यही सीमेंट का रेट 1000 रुपए से क्या हो जाए 800 रुपए हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा खरीद लोगे। आप बोलोगे क्या पता बाद में बढ़ जाए, तो आप एक्स्ट्रा खरीद के उसको रख लोगे। तो मतलब क्या होता है, जो डिमांड जो बायर होता है, जो बायर वो क्या चाहता है, हमेशा प्राइस क्या हो, कम हो। तो हायर प्राइस पे जो बायर होता है उसको मजा नहीं आता, हायर प्राइस पे मजा नहीं आता। वो क्वांटिटी कब बढ़ाता है अपनी, जब प्राइस लोअर हो। तो अब देखो मैं सप्लायर था यहाँ पे, ये सप्लाई ग्राफ है, ये एस मतलब सप्लाई, ये है डिमांड, ये प्रोड्यूसर है, ये बायर वाला है, ठीक है। अब जब प्राइस कम था तो मैंने अपनी सप्लाई क्या रखी हुई थी, क्वांटिटी कितनी रखी हुई थी, कम रखी हुई थी। मतलब मेरे को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। जब ये प्राइस कम था, यहाँ प्राइस कम है तो मैंने अपनी क्वांटिटी कम रखी हुई है। फिर जब प्राइस यहाँ बढ़े जा रहा है प्राइस यहाँ बढ़ गया, यहाँ प्राइस बहुत ज्यादा पहुंच गया, तो मेरी क्वांटिटी भी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले मेरी क्वांटिटी क्या थी, इतनी थी, सिर्फ इतनी क्वांटिटी थी, और अब मेरी क्वांटिटी इतनी हो गई जब प्राइस बढ़ गया। डिमांड क्या है, मतलब बायर क्या है, बायर कह रहा है कि जब प्राइस बहुत कम है तो क्वांटिटी मैक्सिमम करी हुई है, जब प्राइस बहुत कम है तो क्वांटिटी मैक्सिमम खरीद रहा है वो। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो अपनी क्वांटिटी वो रिड्यूस कर रहा है। तो सप्लायर चाहता है कि प्राइस बढ़ाना और बायर चाहता है कि प्राइस मिनिमम मिल जाए। सप्लायर चाहता है कि मैक्सिमम प्राइस पे मिल जाए, बिक जाए मेरा सामान, और बायर चाहता है कि मिनिमम प्राइस पे मिल जाए। तो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कब प्लेस होती है, एक्चुअल में ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इस पॉइंट पे जहां पे दोनों मीट करते हैं। तो ये हो गया मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया ऑप्टिमल क्वांटिटी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया ऑप्टिमल प्राइस। तो इसे हम कहते हैं जनरली इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का हफ्ता हो सकता है आगे काम भी ना आए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स समझा रहा था तो मुझे लगा समझाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए। अब जैसे मान लो 50 लीटर्स ऑयल है, 100 लीटर्स ऑयल है, मान लो 100 रुपए का तेल हो गया है 2020 में, ऑयल का प्राइस 100 रुपीज लीटर हो गया। फिर 2021 में गवर्नमेंट कहती है बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, हम सारा टैक्स हटा रहे हैं, सारा वैट हटा रहे हैं, हम सब कुछ हटा रहे हैं, और अब ऑयल का प्राइस कितना हो गया, 50 लीटर हो गया। तो आपको तो मजा आ जाएगा। आप क्या बोलोगे कि पहले 100 का मिलता था, अब कितने का मिलने लग गया, 50 रुपए का मिलने लग गया, सिर्फ 50 का। तो आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाओगे, आप घूमोगे, और आप इतना मतलब इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि मेरा ज्यादा ऑयल लग रहा है, क्योंकि ऑयल सस्ता हो जाएगा तो आप इजीली गाड़ी चलाओगे। अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल पे एक्सपेंडिचर करोगे, जो शायद आप पहले कंजर्वेटिव एक्सपेंडिचर करते थे ऑयल पे, क्योंकि ऑयल इतना महंगा हो गया था। अब शायद इतना नहीं सोचोगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा करोगे। मेरे जैसे लोग जो सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं, हम लोग भी ऑयल पे शायद आना शुरू कर देंगे। तो दिस इज सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। ये मेरे को लगता है पूरे कोर्स में इतना काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक बहुत जरूरी चीज थी। फिर होता है कस्टमर वांट्स कॉस्ट बेनिफिट। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आगे कभी कोई बिजनेस समझना हो तो हमारे लिए काम आ जाए। कि मान लो कि एक कोक की बोतल 40 रुपए की मिलती है 750 ml। तो मान लो आप दो शॉप्स हैं आपके सामने, एक 40 रुपीज की मिल रही है 750 ml और सेम बोतल, बिल्कुल सेम प्राइस, सेम एमआरपी, लेकिन जो दूसरी शॉप है वो थोड़ा सस्ते में दे रहा है क्योंकि उसने नई शॉप खोली है, वो बिजनेस बढ़ाना चाहता है। तो वो सेम बोतल जो है आपको 10% ऑफ पे दे रहा है, तो वो 36 रुपीज की दे रहा है। और एक जो पुरानी शॉप है वो कितने की दे रही है, 40 रुपीज की। तो आप
चाहे इस दुकान पर जितना मर्जी जाते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस दुकान पर जाके इस बार बाय करना शुरू करोगे कि आपको सस्ता मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कस्टमर वांट्स कॉस्ट बेनिफिट्स, मतलब कस्टमर कहाँ से खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे सस्ता हो। अब मान लो एक और दुकान नहीं खुली और वो कहती है मैं और अच्छा कंपटीशन करूंगी इन सबको और मैं 32 रुपए का कोक बेचूंगी, चाहे मेरे को लॉस ही हो जाए, जैसे ओला उबर वगैरह, मतलब ये सारे लॉस में होंगे, बहुत कम रेट में सब कुछ देने की कोशिश कर रही है। बट हम ऐसे मान रहे हैं कि एक शॉप खुलती है, वो कहती है मैं 32 रुपीज में दूंगी, तो आप शायद वहां जाना प्रेफर करोगे, आप बोलोगे मैं वहां से ले लूंगी। तो मतलब अब फर्क क्या आ रहा है, इसमें फर्क क्या आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि जो कस्टमर है वो क्या चाहेगा कि चाहे कहीं और से मिल जाए, लेकिन मैं क्या खरीदना प्रेफर करूंगा, सस्ती चीज खरीदना प्रेफर करूंगा, अगर क्या है सेम है। यहाँ पे भी हमने जो बात करी थी कोक थी, कोक पीने वाली, यहाँ पे भी जो बात करी थी कोक थी, और यहाँ पे भी जो बात करी वो भी कोक है। तो यहाँ 40 की थी, यहाँ 36 की थी, या 32 की थी। तो 40 की 36 की तो आपने बोला चलो यहाँ से खरीद लेते हैं, फिर 36 की 32 आपने बोला यहाँ से खरीद लेते हैं। अब मान लो इससे भी सस्ता कोई दे देता है, वैसे कोई देगा नहीं, पर मान लो इससे भी सस्ती कोई दे देता है, तो आप वहां जाके खरीदना प्रेफर करोगे। तो एक बार मैं वापस प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। तो यहाँ हमने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में बात करी है कि बिजनेस एक्सपेंशन क्या होती है, और फिर हमने लोन्स के बारे में बात करी कि बिजनेस कोई भी बिजनेस जो है एक्सपैंड करना चाहता है या तो लोन्स लेके करता है। लोन कैसे लेगा, या तो अपना लोन कैसे लेगा, तो बॉन्ड से या बैंक से। फिर अपना स्टेक बेचता है, यानी कि एक आईपीओ निकाल सकता है, इंडिविजुअल बंदे को बेच सकता है। फिर बॉन्ड्स की हमने बात करी, आप जैसे मेरे जैसे लोगों से लोन ले सकता है बॉन्ड्स निकाल के। फिर आईपीओ की हमने बात करी, स्टॉक मार्केट में आईपीओ का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी कंपनी, मान लो मेरी ओके मनी इन्वेस्टमेंट्स 100% मेरे पास है, मैं कहता हूँ 70 तो अभी भी अपने पास रखूंगा, बाकी 30% का मैं एक आईपीओ निकाल दूंगा और इसके शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स कहाँ जाएंगे, मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। शेयर्स कहाँ आएंगे, मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर कोई भी दुनिया का बंदा जो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है पब्लिकली, उसको मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। तो इसे कहते हैं आईपीओ। और ये हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। क्यों स्टेक बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम पैसा उठाना चाहते हैं। क्यों पैसा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो इसलिए ये होता है आईपीओ का रीजन जो अपने लोग लेके आना चाहते हैं। फिर एक होता था गेम ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको समझाई कि हायर इंटरेस्ट रेट मतलब बिजनेस को एक्सपेंशन मुश्किल, लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब बिजनेस की एक्सपेंशन इजी। तो अब हमने फिर सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स की बात करी, वो कर्व्स मीट कर रहे थे, वहां बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था। कॉस्ट बेनिफिट की बात करी, जहां कस्टमर को बेनिफिट होगा कस्टमर वहीं जाना प्रेफर करेगा। फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस क्या होता है। ये गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। मान लो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स से 100 करोड़ रुपीस कमाए, मतलब टोल पे टैक्स था, या मतलब जो जो SGST होता है, स्टेट GST, ये सब टैक्स वगैरह मिला के दिल्ली गवर्नमेंट ने 100 करोड़ कमाए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने खर्चा करना था वो सिर्फ 80 करोड़ था। खर्चा कितना का था, 80 करोड़ का। कमाए कितने, 100 करोड़। खर्चा कितने का था, 80 करोड़। तो 20 करोड़ हमारे पास रह गया। तो 20 करोड़ जो रह गया उसे क्या बोलते हैं हम, सरप्लस। जो 20 करोड़ रह गया उसे क्या बोलते हैं हम, सरप्लस। ये जो था ये सरप्लस हो गया। अब ऐसे ही मान लो कि अब 100 करोड़ का वापस था। अब क्या था, 100 करोड़ वापस थे हमारे पास, 100 करोड़ हमारे पास वापस थे। 100 करोड़ के हमारा टोटल टैक्स से पैसा आया, लेकिन इस बार जो हमारा खर्चा होगा कितना हो गया, 120 करोड़ हो गया। 120 करोड़, तो हम 20 करोड़ के नेगेटिव में चले गए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेफिसिट। जब प्रॉफिट में आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब पैसा बच रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस। जब नेगेटिव में जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ऐसे ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस होता है। मतलब मान लो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 50 करोड़ का, बहुत कम, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बस। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 50 करोड़ का, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 70 करोड़ का। मतलब 70 करोड़ आ रहा है, और मतलब 70 करोड़ इंपोर्ट कर रहे हैं और 50 करोड़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 70 करोड़ हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, और 50 करोड़ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट कितना है, फिर हम देखते हैं इंपोर्ट कितना है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। एक्सपोर्ट कितने का था, 50 करोड़ का। इंपोर्ट कितने का था, 70 करोड़ का। तो कितना हो गया, -20। तो ये क्या हो गया, हमारा डेफिसिट बन गया। और मान लो ये उल्टा होता, मान लो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में हम एक्सपोर्ट कर रहे होते 70 करोड़ का और इंपोर्ट कर रहे होते 50 करोड़ का, तो ये कितना, 20 करोड़ प्लस होता है। ये क्या होता हमारा, ये हमारा हो जाता सरप्लस। जब पॉजिटिव आ रहा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ये सरप्लस, जब नेगेटिव आ रहा है तो ये डेफिसिट। अब आप चेक करोगे डेटा जाके तो काफी टाइम से हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं। मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है। फिर जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब होता है द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब ये हमारी कंट्री है, इसकी बाउंड्रीज है, इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, कोई भी गुड हो, मतलब मान लो एक मोबाइल बना है, या आटा बना है, या टीवी बना है, या फ्रिज बना है, या लाइट बनी है, कोई भी गुड्स है जो बन रहे हैं, या कोई भी सर्विसेज हैं। सर्विसेज मतलब आपने कोर्स में से खरीदा, या फिर आपने कोई टेलीकॉम का बिल दिया, आपने इंटरनेट का बिल दिया, आपने कोई फाइनेंशियल सर्विस ली किसी से जाके, आपने किसी से फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ली, आपने उसकी सर्विस के पैसे पे किए, तो एनीथिंग। तो द फाइनल वैल्यू मतलब इसकी फाइनल वैल्यू क्या थी, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो इससे आप सुनते होंगे पहले, आजकल तो बहुत कम हो गया कि 7% की जीडीपी चल रही है, 8% की जीडीपी चल रही है, इसके आसपास चल रही है, तो वो एक्चुअली में रियल
जीडीपी होती है, तो जो एक्चुअल में बढ़ रहा है, जो एक्चुअल में बढ़ रहा है, और इसी की बात होती है ईयरली जीडीपी हम की बात कर रहे हैं। ईयरली मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी की बात हो रही होती है कि कभी 7% है, कभी 8%, और ये क्या है, ये एक्चुअली में रियल जीडीपी है, रियल जो रियल ग्रोथ हो रही है हमारी। लेकिन हो कितनी रही होती है, मान लो 8% हमारी रियल ग्रोथ है, मतलब रियलिटी में पिछले साल, मान लो पिछले साल हमने सब कुछ 100 रुपए का बनाया था, पिछले साल इंडिया ने फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए थी, और इस साल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हो गई, 108। तो हम कितने से ग्रो करें, 8% से, तो हमारी क्या होगी जीडीपी 8%, मतलब 8% से हम ग्रो करें। और मान लो इन्फ्लेशन कितना है, 7%, इस साल इन्फ्लेशन कितना है, 7%, तो टोटल हम 15% से ग्रो करें। तो जो एक्चुअल में ग्रो करते हैं उसे कहते हैं रियल, और जो इन्फ्लेशन है उसे हम कहते हैं नॉमिनल। तो जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फुल जीडीपी कहते हैं उसको, फुल जीडीपी मतलब मान लो 8% ये है जो रियल ग्रोथ थी और 7% इन्फ्लेशन है, तो ये टोटल कितनी हो गई, 15% हो गई। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमारी जीडीपी किस तरीके से ग्रो करी है, विकिपीडिया में मैंने ले रखा है। तो ये 1980 का ईयर है, आप देख सकते हैं 1980, और ये रियल है और ये इन्फ्लेशन है, मतलब ये रियल ग्रोथ है जो एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है, और ये इन्फ्लेशन है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, मैं तो बस आपको ऐसे दिखाने के लिए लाया था। आप इसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2005 में 9.3 रियल थी और 4.4 इन्फ्लेशन था, फिर 2009 में 8.5 रियल थी और 11.0 इन्फ्लेशन था, फिर 2018 में जो लेटेस्ट है हमारे पास, इसमें 7.1 जो थी वो रियल थी, और 3.5 जो था वो इन्फ्लेशन था। इसे आप चेक कर सकते हैं, और जो मैं आगे बताऊंगा उसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है, पहले एक बार क्वार्टर समझ लो क्या होता है। क्वार्टर जनरली आई नो सबको पता होता है, बट इन जनरल क्वार्टर मतलब होता है बाय 4। तो जैसे एक ईयर में 12 महीने, तो बाय 4 कर दिया आपने, तो 3, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। 3 मंथ्स का क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, और ये Q4 हो गया। समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज थी लेकिन बताना जरूरी है। तो जीडीपी जैसे ईयरली निकलती है वैसे क्वार्टरली भी देखते हैं कि मतलब लास्ट क्वार्टर में, जब Q2 था लास्ट ईयर, Q2 में लास्ट टाइम क्या जीडीपी थी, और इस क्वार्टर में Q2 में क्या जीडीपी है, तो वो भी देखते हैं। तो हम देखते हैं रिसेशन कब होता है, जब दो क्वार्टर में लगातार नेगेटिव जीडीपी हो जाए तो उसे हम रिसेशन बोल देते हैं। जैसे कहते हैं यूएस में रिसेशन आ गया, इंडिया में रिसेशन आ गया, तो उसका मतलब क्या है, 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी हो गई तो उसे रिसेशन आ गया। डिप्रेशन किसे बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं जब नेगेटिव जीडीपी मतलब पिछले साल हमने 100 कंज्यूम किया था, 100 का प्रोड्यूस किया था, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज 100 थी लास्ट ईयर, और इस साल वो कितनी हो गई, 92 हो गई, मतलब लास्ट ईयर से भी कम हो गई। तो क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब नेगेटिव में चले गए हम। तो ये क्या होता है, जब बहुत टाइम के लिए नेगेटिव जीडीपी हो जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे हम डिप्रेशन बोल देते हैं। फिर स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन मतलब बहुत हाई इन्फ्लेशन, अभी हमने बात करी 6%, 4%, 7%, 8%, 10, 12, 13% इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत हाई इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसे हम स्टैगफ्लेशन बोल देंगे। इन्फ्लेशन मतलब जनरली जो 5-6%, 7% होती है, ये होनी भी चाहिए, ये होनी जरूरी भी है, और क्योंकि ये नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी जीडीपी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। और मान लो जैसे आपने कोई चीज खरीद रखी है, मान लो अभी मैं डिफ्लेशन में समझाऊंगा, जैसे डिफ्लेशन क्या होता है कि चीजों का रेट कम हो रहा है। तो वैसे तो लोगों को बोलना चाहिए चीजों का रेट कम हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन फायदा नहीं है। जैसे मान लो एक बिल्डर ने घर बनाया, उसने सीमेंट लगाई, सरिया वगैरह लगाया, उसने लेबर लगाई, उसने सब कुछ किया, और उसने घर का प्राइस 1 करोड़ रखा, उसको पड़ा घर 80 लाख का, और उसने घर का प्राइस 1 करोड़ रखा, 20 लाख का वो सोच रहा है प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन डिफ्लेशन हो गई। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, चीजों का प्राइस, जो चीजें वो एज्यूम कर रहा था उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी घर का प्राइस जो है 1 करोड़ से गिर के पहले 90 लाख हुआ, तो उसने सोचा अभी भी बेच देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 लाख का प्रॉफिट, लेकिन फिर ये 80 लाख हो गया। तो मतलब वो बोलेगा कोई बनाने का पॉइंट ही नहीं है, कि जो भी चीजें मैं बना रहा हूँ उसका प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ऐसी हर चीज में होगा, ये मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिया, ऐसे जो मैन्युफैक्चर करता है मास्क, वो मास्क मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, चॉकलेट वाला चॉकलेट मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो डिफ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी डिफ्लेशन होने लगती है तो आरबीआई जल्दी से आती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है, फिर बोलती है कि सारे अपने बिजनेस बढ़ाओ। फिस्कल पॉलिसीज आती है, मॉनेटरी पॉलिसीज आती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई डिसीजन लेती है, मतलब आरबीआई क्या बोलेगी, ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट कर देगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। फिस्कल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट करती है, मतलब गवर्नमेंट ने मान लो एक्सपेंडिचर कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला बहुत बड़ा हाईवे बनेगा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक्सपेंडिचर कर दिया, और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दे दिया एलएनटी को, बोला एलएनटी इस पर हाईवे बना। तो जब एलएनटी हाईवे बनाएगा तो एलएनटी सीमेंट लेके आएगा, एलएनटी सरिया लेके आएगा, एलएनटी लेबर लेके आएगा, एलएनटी इंजीनियर्स लेके आएगा, एलएनटी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी को बूम मिलने में हेल्प होगी, और ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ने में हेल्प होगी। तो गोल्डीलॉक्स पीरियड क्या होता है,
गोल्डीलॉक्स पीरियड का मतलब होता है जब आपकी जो रियल जीडीपी, जो रियल की हमने बात करी थी, रियल जो इंपॉर्टेंट वाली है, इन्फ्लेशन वाली नहीं, सिर्फ रियल, जो रियल है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब रियल बढ़ रही है अच्छे से और इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं हो रहा, तो इसको हम गोल्डीलॉक्स पीरियड कहते हैं। तो 2002 से लेकर 2008 तक तो था ये एक गोल्डीलॉक्स पीरियड था। 1979 से लेकर 1992 तक जो था ये भी एक गोल्डीलॉक्स पीरियड था। तो जो मैंने आपको विकीपीडिया में दिखाया था, बस चेक करना है इंडियन जीडीपी विकीपीडिया, और नीचे जाके आपने चेक करना है कि जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको उसको कंफर्म करना है कि सही है या नहीं है, मतलब रियल और नॉमिनल जो मैंने बात करी रियल वाली और इन्फ्लेशन वाली वो सही है या नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात करी है, अभी इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी स्टार्ट करी है। इकोनॉमिक्स में हमने बात करी है सॉरी इकोनॉमिक्स में हमने बात करी है कि हर बंदा, चाहे छोटा छोले भटूरे वाला चाहे बड़ी कंपनी, सारा अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। फिर कैसे करते हैं, लोन लेते हैं तो बैंक से या बॉन्ड से। फिर कोई कोई स्टेक भी बेच देता है अपना, मतलब ये तो स्टॉक मार्केट में आके बेच देगा, किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बेच देगा, क्या करेगा, स्टेक बेचेगा और उससे पैसे उठाएगा, उस पैसे से एक्सपेंशन करेगा। बॉन्ड से भी पैसे उठाते हैं लोन लेके, मतलब जैसे किसी कंपनी ने मेरे को, आपको, हम जैसे बहुत सारे लोगों को क्या किया, पैसे दे दिए, हम जैसे बहुत सारे लोगों को बॉन्ड्स दे दिए और आपसे हमसे पैसे उठा लिया एज अ लोन, और वो हमको इंटरेस्ट दे रही है। हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करी थी जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। फिर आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में अपनी कंपनी का स्टॉक लाना, मेरी कंपनी ओके मनी इन्वेस्टमेंट 100% 70 अपने पास रखूंगा, 30% शेयर्स लाके मार्केट में बेच दूंगा और लोग उस शेयर को खरीदेंगे क्योंकि वो मेरी कंपनी, उनको लगता है मेरी कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो लोग भी खरीदेंगे। और मैं क्यों बेच रहा हूँ, मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी कंपनी अच्छी है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो क्योंकि मेरे को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो इसलिए मैं अपना स्टेक बेच रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट रेट की हमने बात करी कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंशन मुश्किल हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंशन ईजी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाना पड़ता है, इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि बहुत बड़ी एक्सपेंशन हो गई और वहां बूम बन गया, तो नीचे जब गिरेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है कि बहुत बड़ा बूम ना आए और उसे हम स्टेबलाइज कर सके। लेकिन काफी टाइम में ऐसा हुआ नहीं है और हमारी इकोनॉमी काफी सफर कर रही है कुछ टाइम से। तो इंटरेस्ट रेट की हमने बात करी। फिर सप्लाई डिमांड कर्व की बात करी, मैंने कहा था कि जो सप्लायर है वो प्राइस बढ़ाना चाहता है, जो बायर है वो प्राइस घटाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कब होती है, इस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर फिर हमने कॉस्ट बेनिफिट्स की बात करी कि जो बायर है, बायर कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमेशा सस्ता मिल रहा हो। बायर कहाँ जाएगा, जहाँ हमेशा सस्ता मिल रहा हो। बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता नई दुकान खुली है पुरानी दुकान खुली है, बायर हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है। फिर हमने इकोनॉमिक्स में बजट डेफिसिट की बात करी कि अगर नेगेटिव में आ जाए तो डेफिसिट है और पॉजिटिव में आ जाए तो सरप्लस है। ट्रेड में भी ऐसी, नेगेटिव में आ जाए डेफिसिट, पॉजिटिव में आ जाए सरप्लस। फिर हमने जीडीपी देखी, विकीपीडिया पे आपको भी चेक करनी है। रियल मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ हो रही है और नॉमिनल मतलब जो एक्चुअल प्लस इन्फ्लेशन है। रियल मतलब जो एक्चुअल हो रही है, नॉमिनल मतलब जो एक्चुअल प्लस इन्फ्लेशन है। 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी, हमने क्वार्टर देखा अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, आप इसे चेक कर सकते हैं Q1 Q2 3 और 4, मतलब अगर नेगेटिव जीडीपी आ जाए 2 क्वार्टर के लिए, नेगेटिव जीडीपी आ जाए तो रिसेशन। बहुत सारे क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव जीडीपी आ जाए तो इसमें मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं कुछ क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव जीडीपी आ जाए तो उससे हम बोल देते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए हैं। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, बहुत हाई इन्फ्लेशन होना। इन्फ्लेशन तो नॉर्मल चाहिए थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी लोगों के पास, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स, अगर मैं मास्क बनाता हूँ तो मेरे को तभी फायदा है कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, मेरी चीज का रेट बढ़ रहा है, मैं तभी बनाना चाहूंगा, वरना मैं बनाना नहीं चाहूंगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब चीजों का रेट गिर रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। 80 लाख का घर बनाया बिल्डर ने, 1 करोड़ का हो गया, डिफ्लेशन की वजह से 90 लाख का हो गया, फिर 80 का हो गया, तो वो बनाना ही छोड़ देगा, बोलेगा जब चीजों का रेट गिर रहा है तो मैं क्यों बनाऊं, मैं बनाऊंगा ही नहीं, तो ऐसे बोलेगा। तो इसलिए डिफ्लेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट लेके आती है, एलएनटी का प्रोजेक्ट दे दिया बहुत बड़ा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट किए, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए। फिर गोल्डीलॉक्स पीरियड, गोल्डीलॉक्स पीरियड क्या होता है कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, तो ये बेस्ट पीरियड होता है, इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स। 2002 से 2008 आप चेक कर सकते हैं विकीपीडिया पे, 1979 से 1992 आप चेक कर सकते हैं विकीपीडिया पे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये दोनों जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, ये हाउ द इकोनॉमिक मशीन वर्क्स बाय रे डालियो, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी। जो मैंने बातें बताई हैं थोड़ी थोड़ी उसमें भी आपको रिलेट कर सकोगे, और वो बहुत अच्छी वीडियो आगे की चीजें समझने के लिए। ये YouTube पे है, 31 मिनट्स की वीडियो है। प्लीज प्लीज इस वीडियो को पहले देख के और तभी फिर अपने आगे जाना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे तो आपने आगे नहीं जाना, पहले वो वीडियो देख के, 31 मिनट्स के 2x पे देखोगे 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो उस वीडियो को देख के और जल्दी से और फिर आगे जाना है हमने।